बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एलिमेंट्री नंबर थ्री में एलसीएम और जीसीडी के टॉपिक तक पढ़ा था। आज हमने स्टार्ट करना है लीनियर डायोफेरेंटाइन इक्वेशन। अब आपके पास अ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by इज इक्वल टू c for a, b, c, d belongs to z, having integral solution as integers is called linear Diophantine equation। सबसे पहले इस डेफिनेशन में लीनियर का लफ्ज़ आता है। तो लीनियर आपके पास क्या है? लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 हो। जैसे इस इक्वेशन में वेरिएबल x और y है, इनकी पावर 1 है। यहाँ वेरिएबल्स x, y, z है, इनकी पावर 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं a, b, c और d, ये सारे के सारे इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये कैसी इक्वेशंस की बात है? ऐसी इक्वेशन की बात है जिसमें कोफिशिएंट्स आपके पास इंटीजर हैं। जैसे 2x इज इक्वल टू 3, यहाँ आपके पास 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 9। तो ये आपके पास इस तरह की इक्वेशंस की बात कर रहे हैं जिसमें आपके पास ये जो इंटीजर्स, ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये इंटीजर्स हैं। ऐसी इक्वेशंस की बात नहीं कर रहे जिसमें आपके पास जो कोफिशिएंट्स हैं या तो रैशनल हो या इरेशनल हो। तो ऐसी इक्वेशन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ऐसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं जो लीनियर है और जिनके कोफिशिएंट्स आपके पास इंटीजर्स हैं। क्योंकि 4, 7 और 9 ये आपके पास इंटीजर्स हैं। हैविंग इंटेग्रल सॉल्यूशंस, इंटेग्रल सॉल्यूशन से क्या हो रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो इंटीजर्स है। जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन है आपके पास 2x इज इक्वल टू 3। इसका सॉल्यूशन क्या है? x इज इक्वल टू 3/2, जो कि एक इंटीजर नहीं है। तो ऐसी इक्वेशंस की बात भी नहीं हो रही। हालांकि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर भी हैं, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो इंटीजर नहीं है। तो ऐसी इक्वेशंस की बात हो रही है जिनके कोफिशिएंट्स भी इंटीजर हैं और जिनके सॉल्यूशंस भी इंटीजर हैं। जैसे ये आपके पास है 2x इज टू 6, इसमें आपके पास सॉल्यूशन जो है 3, जो कि एक इंटीजर है। ठीक है जी। तो ऐसी लीनियर इक्वेशंस जिनके कोफिशिएंट्स भी इंटीजर हैं और जिनके सॉल्यूशंस भी इंटीजर हैं। तो जो सॉल्यूशंस इंटीजर होते हैं उनको हम इंटेग्रल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम इंटेग्रल सॉल्यूशन कहते हैं। अ लीनियर इक्वेशन हैविंग कोफिशिएंट्स इंटीजर्स हैविंग इंटेग्रल सॉल्यूशन, और उनके सॉल्यूशंस भी फर्दर इंटेग्रल हैं। ऐसी इक्वेशंस आपके पास डायोफेरेंटाइन इक्वेशन कहलाती है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें 3 खसूसियात हो। नंबर 1 वो लीनियर हो, नंबर 2 उसके कोफिशिएंट्स इंटीजर हो, नंबर 3 उनके सॉल्यूशंस भी इंटीजर्स हों। तो ऐसी इक्वेशंस जो हैं लीनियर डायोफेरेंटाइन इक्वेशंस कहलाती हैं। अब लीनियर डायोफेरेंटाइन इक्वेशंस के बारे में थ्योरम है। द लीनियर डायोफेरेंटाइन इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल टू c फॉर a, b, c belongs to c हैज़ सॉल्यूशन for x, y belongs to c if and only if d divides c, where d is the GCD of a and b। इस थ्योरम में वो एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं कि ये जो लीनियर डायोफेरेंटाइन इक्वेशंस हैं इनके सॉल्यूशन जो है इंटेग्रल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन लीनियर, वो आपके पास इंटेग्रल सॉल्यूशन है नहीं था, इसका है था। तो फिर वो आपके पास ये थ्योरम क्राइटेरिया बताता है कि कब जो है किसी इक्वेशन जो डायोफेरेंटाइन इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन जो है कब इंटेग्रल होगा। वो कहते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन जो है तब इंटेग्रल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर आप ये जो कोफिशिएंट्स हैं x और y के, जो कि a और b हैं, तो इन कोफिशिएंट्स का GCD कैलकुलेट करें। जो GCD आए अगर वो आपके पास इस कांस्टेंट को, जिसके साथ वेरिएबल मौजूद नहीं है, इसको अगर वो GCD डिवाइड करे, तब हम कहेंगे कि ये जो लीनियर डायोफेरेंटाइन इक्वेशन है इसका इंटेग्रल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और कन्वर्सली अगर आपके पास एक लीनियर डायोफेरेंटाइन इक्वेशन है सच दैट कि अगर आप a और b का GCD कैलकुलेट करें और वो GCD जो है c को डिवाइड करें, तो फिर आपके पास ऐसी लीनियर डायोफेरेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन लाजमी एग्जिस्ट करता है। तो इस
थ्योरम की स्टेटमेंट ने हमें क्या बताया कि लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन को चेक करना हो कि उसका सोल्यूशन इंटीग्रल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो उसका क्राइटेरिया ये है कि आप ए और बी का जीसीडी कैलकुलेट करें, और अगर वो जीसीडी सी को डिवाइड कर देगा तो लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन का आपके पास इंटीग्रल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर देगा। ये दो लाइनें पहले मैं इतनी चीज़ प्रूव कर लेती हूँ, फिर हम ये दो लाइनें जो हैं डिस्कस करेंगे। हमने इक्वेशन ले ली लीनियर डाइफरेंटाइन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। हमने ये इक्वेशन ले ली। अब ये जो ए बी सी कोफिशिएंट्स हैं ये आपके पास इंटीजर्स हैं, और सपोज करते हैं हम इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये वाला पोर्शन हम सपोज कर लेंगे और ये प्रूव करना है। फिर हम सपोज करते हैं कि इसका इंटीग्रल सोल्यूशन, इंटीग्रल यानी कि ये जो एक्स नॉट वाई नॉट दोनों इंटीजर्स हैं, इनका इंटीग्रल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो सोल्यूशन से मुराद क्या होती है? सोल्यूशन से मुराद ये होती है कि जब हम एक्स नॉट और वाई नॉट को ये ए और एक्स और वाई की जगह पे पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सपोज करें जी सी डी ऑफ ए एंड बी इज़ इक्वल टू डी। ए बी का जिस डी आपके पास डी है तो ये डी जो है ए को भी डिवाइड करता है, ये डी जो है बी को भी डिवाइड करता है। तो डी जो है फिर इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। किसी भी लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड करेगा तो ये आपके पास है ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट, जो कि आपके पास ए और बी का लीनियर कम्बिनेशन है, उसको भी डिवाइड करेगा। अब ए एक्स नॉट और बी वाई नॉट किसके इक्वल है? सी, तो सी डिवाइड्स सी। तो हमने क्या सपोज किया था कि ये लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन है, इसका इंटीग्रल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और जी जो है जी सी डी है तो डी जो है फिर सी को डिवाइड करता है। कन्वर्सली हम सपोज करते हैं कि ये लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन है, डी जो है ए बी का जी सी डी है और डी जो है सी को भी डिवाइड करता है। तो हमने शो करना है कि फिर इक्वेशन का इंटीग्रल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। कन्वर्सली सपोज करें कि डी जो है सी को भी डिवाइड करता है और डी जो है ए बी का जी सी डी है। वी हैव टू प्रूव दैट कि फिर ये जो लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन है इसका इंटीग्रल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सोल्यूशन इन सी। अब चूँकि डी सी को डिवाइड करता है, मतलब सी जो है वो डी के मल्टीपल के बराबर है, तो सी इज इक्वल टू सी वन डी, वेयर सी वन इज सम इंटीजर। ठीक है। अब ए बी का जी सी डी डी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और हम जानते हैं, हमने पीछे पढ़ रखा है कि जो जी सी डी होता है उसको हम दोनों कंपोनेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं। तो डी जो है जी सी डी था तो इसलिए हमने इसको ए और बी के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिख लिया। डी इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, दोनों तरफ सी वन के साथ मल्टीप्लाई करें। सी वन डी इज इक्वल टू ए सी वन यू प्लस बी सी वन वी, सी वन के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया सी वन डी। अब सी वन डी जो है ये किसके बराबर है? सी वन डी आपके पास सी के बराबर है। सी वन डी इज इक्वल टू सी, और सी वन यू के ऊपर ब्रैकेट ले आए, सी वन वी पर ब्रैकेट ले आए। अब ये आपके पास क्या बन गई है? ये आपके पास C इज इक्वल टू ए टाइम्स समथिंग प्लस बी टाइम्स समथिंग। तो ये हम ये x की जगह पर है और ये आपके पास y की जगह पर है। ठीक है जी। तो ऐसे कोई भी नंबर जिनको आप x और y की जगह पर पुट करें और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए राइट हैंड साइड के, तो वो हमारे पास क्या होता है? वो सोल्यूशन कहलाता है। फिर C1u और C1v ऐसे नंबर्स हैं जिनको x और y की जगह पर पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है आपके पास। तो लिहाजा आपके पास इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया C1u और C1v। C1 भी इंटीजर है, u भी इंटीजर है, u और v भी इंटीजर है, C1 भी इंटीजर है, तो आपके पास इनकी प्रोडक्ट भी इंटीजर है। तो हमारे पास इस इक्वेशन का लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन का जो सोल्यूशन है इंटीग्रल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया है। तो यहाँ तक हमने इसके इंटीग्रल सोल्यूशन की एग्जिस्टेंस शो करवा दी है। तो यहाँ तक हमने थ्योरम प्रूव कर दिया। अब हमने प्रूव करना है फर्दर मोर इफ़ x नॉट y नॉट इज़ द सोल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी।
then the solution set of ax plus by is equal to c is given by x naught plus b by dt y naught minus a by d into t। इन लाइंस का मतलब क्या है, वो कहते हैं कि अगर आपके पास इस लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है एक्स नॉट वाई नॉट, अगर आप इस लीनियर इक्वेशन का, लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन का एक सोल्यूशन ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो आप इस एक्स नॉट वाई नॉट की मदद से आप इन्फिनिट सोल्यूशन बना सकते हैं, इन्फिनिट सोल्यूशन सेट्स बना सकते हैं। एक्स नॉट प्लस बी बाई डी टी वाई नॉट माइनस ए बाई डी टी, तो आप इसके इन्फिनिट सोल्यूशंस बना सकते हैं। सपोज तो अब हमने ये प्रूव करना है, तो हमें यही अब प्रूव करना है, जनरल सोल्यूशन बनाना है। सपोज एक्स नॉट वाई नॉट बी सोल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब ये हमने सपोज किया इसका सोल्यूशन है, तो इसका मतलब है जब हम एक्स जगह पर एक्स नॉट, वाई जगह पर वाई नॉट पुट करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल टू सी। अब हम सपोज करते हैं कि इस लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन का एक और सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है x1 और y1। चूँकि ये अनदर सोल्यूशन है तो इसका मतलब सोल्यूशन तो है ये, तो जब हम इसको x और y की जगह पर पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब वो कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। सी से कट गया, ए कॉमन ले लिया, x1 माइनस एक्स नॉट बी y1 माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू 0। इसको उठा के हम उधर ले गए तो हमारे पास वाई नॉट प्लस का और y1 माइनस का हो गया। अब वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास a और b है इसका GCD d था, इसका GCD d है, तो इसका मतलब है कि जब हमने पीछे रिज़ल्ट पढ़ रखा है, जब हम इसको a और b को डिवाइड करेंगे d के साथ तो इसका जो GCD है, यहाँ पर आपने GCD लिख लेना है, तो a बाई डी और b बाई डी का जो GCD है वो 1 होगा। मतलब a बाई डी और b बाई डी में कुछ कॉमन नहीं है। ऐसे पेयर जिनका GCD 1 होता है इसका मतलब है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो a बाई डी और b बाई डी में अब कुछ भी कॉमन नहीं है। a बाई डी का नाम a1 रख लेते हैं, b बाई डी का नाम b1 रख लेते हैं, तो यहाँ से a इज इक्वल टू a1 डी, b इज इक्वल टू b1 डी। अब ये वैल्यूज़ कहते हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दें। a की जगह पर a1 डी x1 माइनस एक्स नॉट, b की जगह पर b1 डी वाई नॉट माइनस y1 डी से कट गया, a1 x1 माइनस एक्स नॉट b1 वाई नॉट माइनस y1। अब ये जो साइड है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, ये a1 के मल्टीपल के बराबर है, इसका मतलब a1 जो है लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करती है, a1 लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करती है, इसका मतलब है a1 जो है राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करेगी। इसका मतलब है a1 डिवाइड्स b1 वाई नॉट माइनस y1। अब ये जो a1 और b1 है हमारे पास a बाई डी और b बाई डी का नाम हमने रखा था, तो यहाँ से GCD ऑफ a1 एंड b1 इज़ 1। तो a1 और b1 के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है। a1 जो है इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो यहाँ इसको को डिवाइड करेगा या इसको या प्रोडक्ट को। तो a1 और b1 के दरमियान तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 है, तो इट मीन्स आपके पास ये जो a1 है ये वाई नॉट माइनस y1 को फिर डिवाइड करेगा। वाई नॉट माइनस y1 को डिवाइड करेगा तो वाई नॉट माइनस y1 a1 के मल्टीपल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास y1 को इधर ले गए, a1 t को उठा के इधर ले आए, तो y1 इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस a1 t। a1 किसके बराबर था, a बाई डी, तो y1 इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस a बाई डी टी। इसी तरह हम कहते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड है ये b1 के मल्टीपल के बराबर है, इसका मतलब b1 जो है राइट हैंड साइड को डिवाइड करता है, राइट हैंड साइड को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब b1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को भी डिवाइड करेगा, लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब है b1 डिवाइड्स a1 x1 माइनस एक्स नॉट। लेकिन आपके पास b1 और a1 तो आपके पास इनका GCD 1 है, तो इसका मतलब b1 a1 को डिवाइड नहीं करता, तो इसका मतलब है b1 जो है x1 माइनस एक्स नॉट को डिवाइड करेगा।
इसका मतलब है x1 माइनस एक्स नॉट b1 के मल्टीपल के बराबर है। x नॉट को उठा कर दूसरी तरफ ले जाए, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस b/dt। तो हमने देखा कि x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू हमारे पास ये आई है। तो हमने कहा था ये जो x1 और y1 है ये अनदर सोल्यूशन है, ये अनदर सोल्यूशन है और हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट एंड वाई नॉट। एक्स नॉट और वाई नॉट की टर्म्स में हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। तो हमारा सोल्यूशन सेट जो है उसका जनरल सोल्यूशन हो गया एक्स नॉट प्लस b/dt, वाई नॉट माइनस a/dt। तो ये थ्योरम हमें एक तो ये बताता है कि ये जो हमारे पास लीनियर डाइफेरेंटाइन का इक्वेशन का सोल्यूशन कब मुमकिन है। एक तो उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में, इतना पोर्शन हमें उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है कब जो है आपके पास सोल्यूशन पॉसिबल होगा और कब सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। और फर्दर वो कहते हैं कि अगर आपके पास एक सोल्यूशन आ जाता है तो आप उस सोल्यूशन की मदद से और इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं ए बी और इसके GCD, इनकी मदद से आप इसके इन्फिनिट सोल्यूशंस बना सकते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व इफ़ पॉसिबल 111x प्लस 15y इज इक्वल टू 21। इक्वेशन में वेरिएबल्स की पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है और ये जो तीनों कोएफिशिएंट्स हैं ये इंटीजर्स भी हैं तो ये लीनियर डाइफेरेंटाइन इक्वेशन है। अब हमने चेक करना है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इसका सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो थ्योरम क्या कहता था कि आप ये A है और ये आपके पास B है, A और B लें, इसका GCD कैलकुलेट करना है और देखना है कि इन दोनों का जो GCD आएगा वो इस C को डिवाइड करता है कि नहीं। तो हम 111 और 15 का GCD कैलकुलेट करेंगे। 111 को अंदर रख के हमने 15 के साथ डिवाइड किया, 6 हमारे पास रिमाइंडर आया, 7 क्वोशंट आया। फिर 15 को अंदर रख के हमने 6 के साथ डिवाइड किया, 2 क्वोशंट और 3 रिमाइंडर आया। फिर 6 को अंदर रख के 3 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0। तो हमारे पास 11 और 15 का GCD क्या है 3। तो हमने A और B दोनों का GCD कैलकुलेट कर लिया जो कि आपके पास आया है 3। और ये हमारे पास C हमारे पास क्या है, ये जो कांस्टेंट था ये हमारे पास C था 21। 3 जो है हमारे पास 21 को डिवाइड करता है। तो उस वो जो थ्योरम है लीनियर डाइफेरेंटाइन इक्वेशंस का, वो कहता है कि आपके पास इस इक्वेशन के इंटीग्रल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ तक तो एग्जिस्टेंस की बात होगी। अब हमने एक्चुअली वो कैलकुलेट करके भी दिखाने हैं। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, जब हम ये जो हमारे पास है डिवाइडेंड होता है, दिस इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। ये हमने डिवीजन को इधर में पीछे पढ़ रखा है। तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। इसी तरह ये 15 इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। यहाँ से 3 की वैल्यू आ गई 15 माइनस 2 6, ये दो उठा के ले गए हम। अब ये 6 की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 से निकालूँगी। इक्वेशन नंबर 1 से 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 111 माइनस 7 इंटू 15। हम 6 की जगह पे पुट कर देंगे 111 माइनस 7 इंटू 15 और हमारे पास फिर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 3 इज इक्वल टू 15 इंटू 15 प्लस 111 इंटू -2। अब हमने इसको ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड से कि ये जो एक साइड है ये हमारा C बन जाए। कैसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है 3 को कि हमारे पास आंसर जो है वो C बन जाए। तो हमने दोनों तरफ 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 21 इज इक्वल टू 7 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और 7 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बन गया 111 माइनस 14 प्लस 15 105 इंटू 21। और इक्वेशन हमारे पास क्या है 111x 15y इज इक्वल टू 21। तो कोई भी जो हम x और y की जगह पर वैल्यूज़ पुट करते हैं और जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए राइट हैंड साइड की तो वो हमारे पास सोल्यूशन कहलाते हैं। तो जो x हमारे पास -14 है ये x नॉट है और आपके पास 105 जो है ये y नॉट है। तो ये हमने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है।
तो आपके पास थ्योरम क्या कहता है, जब एक सोल्यूशन आ जाता है तो आप उससे ढेरों ढेर इन्फिनिट सोल्यूशंस बना सकते हैं। और वो सोल्यूशंस कैसे बनेंगे, एक्स नॉट प्लस बी बाई डी टी, वाई नॉट माइनस ए बाई डी टी। एक्स नॉट की वैल्यू क्या है -14, बी आपके पास क्या है 15, और इनका जीसीडी हमने क्या कैलकुलेट किया था, जीसीडी हमने कैलकुलेट किया था 3, 15/3t। वाई नॉट आपके पास है 105, ए क्या था 111 और डी क्या था 3 × t। तो हम इसमें t की वैल्यूज़ डिफरेंट पुट करते जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस आते जाएंगे। तो ये हमारे पास था लीनियर डाइफोंटाइन इक्वेशन की डेफिनेशन, उसकी सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस के बारे में थ्योरम हमने पढ़ा और हमने देखा कि उसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, और हमने उसके बारे में एक क्वेश्चन भी किया डिटेल के साथ। अब हम लीनियर डाइफोंटाइन इक्वेशंस के बारे में एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। ये जो है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है जो मैंने अभी आपको करवाया है। तभी मैं आपको एक और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी करवाती हूँ। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आपके पास उसी तरह से होगा जैसे मैंने पहला करवाया है, फ़र्क सिर्फ ये है कि अब आपको इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट राइट 25 एज सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। कहते हैं 25 को 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के सम के तौर पर लिखे हैं, वन ऑफ विच इज़ डिविजिबल बाय 3, जिन उनमें से एक जो है 3 से डिविजिबल है और दूसरा जो है वो 2 से डिविजिबल है, एंड अदर इज़ डिविजिबल बाय 2। सपोज कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनको हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ढूंढना चाह रहे हैं, वो हमारे पास x और y हैं। x 3 से डिविजिबल है तो 3 का मल्टीपल है, y 2 से डिविजिबल है तो वो 2 का मल्टीपल है, और इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास 25 के इक्वल है। इक्वेशन वेरिएबल्स की पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है, और कोफिशिएंट्स आपके पास इंटीजर्स हैं, तो ये लीनियर डाइफोंटाइन इक्वेशन आ गई। लीनियर डाइफोंटाइन इक्वेशन है तो सबसे पहले इसकी सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन होगा कि इसका सॉल्यूशन जो है आपके पास एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, आप इनका जीसीडी कैलकुलेट करेंगे तो 2 और 3, तो ये रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स हैं क्योंकि इनका जीसीडी 1 है, और 1 अब हमें चेक करना क्या वो 25 को डिवाइड करता है, तो 1 किसी भी इंटीजर को डिवाइड करता है, तो 1 25 को भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है कि इस लीनियर डाइफोंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। यहाँ तक जो है उसकी एग्जिस्टेंस की बात होगी। अब हमने एक्चुअली जो है वो सॉल्यूशन कैलकुलेट करके दिखाना है बाय डिवीजन एल्गोरिथम। हम 3 को अंदर रख के 2 के साथ डिवाइड करते हैं, तो आपके पास 1 = 3 - 2। तो जीसीडी को हमने उन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिख लिया है। अब मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि जब हम जीसीडी को उन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिख लें तो हमने दोनों साइड पर ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है कि जो हमारा जीसीडी है ये सी बन जाए। तो अब ये जीसीडी सी कैसे बनेगा, ये जीसीडी सी उस तरह से बनेगा अगर हम दोनों तरफ 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों तरफ 25 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। हमने दोनों तरफ 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 25 + 2 × -25 = 25। अब जो कुछ भी आप x और y की जगह पर पुट करते हैं और आपके पास फिर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाती है राइट हैंड साइड की, इसका मतलब वो आपके पास सॉल्यूशंस आ गए हैं। तो ये x की जगह पर है तो ये x0 है, ये y की जगह पर है तो ये y0 है, तो आपके पास एक सॉल्यूशन आ गया 25 एंड -25। अब इस सॉल्यूशन की वजह से आपने जनरल सॉल्यूशन बनाना है। जनरल सॉल्यूशन बनाने का तरीका क्या है, x0 + b बाई डी टी, y0 - a बाई डी टी। x0 की वैल्यू 25, b की वैल्यू 2, GCD 1, y0 की वैल्यू -25, और आपके पास a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 1। और अब वो क्या कहते हैं कि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। स्टेटमेंट में क्या था, उन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए इसका मतलब है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो चाहते हैं कि पॉजिटिव हो जाए। तो सॉल्यूशन को पॉजिटिव करने के लिए इसका भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 25 उठा कर इधर ले जाए, t > -12, और ये आपके पास है फिर 25 - 3t और t > ये डिवाइड करें
तो टी की ये वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास। टी की इन वैल्यूज़ के लिए ये जो का सोल्यूशन है ये पॉजिटिव हो जाएगा और यही वो पॉजिटिव सोल्यूशन ही पूछ रहे थे। इसी तरह अगली आपके पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से है। तो आपके पास ये लीनियर डाइफोंटाइन इक्वेशन वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।